ये हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़ा रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके सामने दो अपडेट रखेंगे जो कि बहुत ताज़ा तरीन अपडेट हैं। पहली अपडेट तो इकरा हसन के ताल्लुक से है। इकरा हसन के आप तो जानते ही होंगे, जो कि यूपी के केराला की एमपी हैं। अभी कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कि जिसमें वो एक मंदिर से निकल रही हैं और लोगों ने इस पे कमेंट करना शुरू कर दिए थे और ये कहा था कि तो सांसद हैं, नेता है, हर धर्म का पालन करना पड़ता है, वहाँ जाना भी पड़ता है, उनकी इज्जत भी करना पड़ती है। लेकिन हाल ही में एक वीडियो इनकी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल ये भी हो रही है कि वो एक मूर्ति के ऊपर पानी चढ़ा रही हैं और उस पे माला चढ़ा रही हैं। तो इस पे भी बहुत से कमेंट्स आए कि एक मुस्लिम नेता होते हुए ये तो समझ में आता है कि आप मंदिर में गई, उन्होंने बुलाया आपको इज्जत इकराम की, लेकिन किसी मूर्ति पर माला चढ़ाना, पानी चढ़ाना, ये एक मुसलमान के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। एक मुसलमान होने के नाते उनको ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो कि एक हिंदू करता है। आप उनके दुख दर्द को समझ सकती हैं, लेकिन जो उनके काम है आप उनको फॉलो नहीं कर सकती हैं। और दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि हरियाणा के अंदर अभी इलेक्शन हुए हैं। उन इलेक्शन के अंदर बीजेपी की बहुत अच्छी जीत भी हुई है और कांग्रेस की बहुत बुरी हार भी हुई है। इस जीत हार को लेकर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है जो कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं, क्योंकि ये सुनने को अक्सर मिलता ही रहता है कि बीजेपी को जिताने वाले, बीजेपी को कामयाब करने वाले ओवैसी साहब ही हैं। हरियाणा के अंदर अभी जो इलेक्शन हुए हैं इसमें ओवैसी साहब खड़े नहीं हुए थे, इसके बावजूद भी बीजेपी जीत गई। तो ओवैसी साहब इस पर बहुत बड़ा बयान दिया, वो गुस्से का इजहार किया है। तो चलिए सबसे पहले ओवैसी साहब का वो बयान सुनते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। कल काफ़ी अप्रत्याशित रिजल्ट आया, खासतौर से हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का, क्या कहना है? ये हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़ा रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी। क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका। और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फ़ायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप ज़रा सा ही मौका देंगे इलेक्ट्रल बैटल में, तो बीजेपी उसका फ़ायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी, और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफ़रत पे कामयाबी हो गई, मैं उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी, इसके जिम्मेदार कौन है। तो ये है असल कांग्रेस पार्टी पे निशाना नहीं, निशाना नहीं है भाई। मेन अपोजिशन तो आप ही है वहाँ पर, मेन अपोजिशन तो ओवैसी थोड़ी है, मेन अपोजिशन आप ही हैं। और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद, 10 साल और फिर आपके हालिया पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि बीजेपी को हरा देते वहाँ से, मगर वो नहीं कर पाए। इनका अपने इंटरनल डिफरेंसेस की बुनियाद पर, अपने एरोगेंस की बुनियाद पर, तो बड़ा इसको आप बीजेपी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की नाकामयाबी बता रहे हैं आप? मेरा मानना यह है कि देखिए, मध्य प्रदेश में भी जीतना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में भी जीतना चाहिए था, यहाँ पर भी जीतना चाहिए था। तो ये तीसरा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बीजेपी को हारना चाहिए था। असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीत गई, तो ये खुद एक बहुत बड़ा पैगाम देता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, हमारी पार्टी, हमारा हम तो डिसाइड के नहीं लड़ेंगे, पर इतने बड़े लोग इस पार्टी के मुझसे भिजाए लोगों के आप चुनाव लड़िए, बोला नहीं लड़ेंगे हम अब चुनाव लड़ेंगे अपनी तरीके से लड़ेंगे। तो ये तो ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी इनएफिशिएंसी इतनी ज़्यादा थी वहाँ पर, तब भी फ़ायदा नहीं उठा सकी कांग्रेस पार्टी। सर, कल प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि
कांग्रेस ने वहाँ जातिवाद किया, ये किया, बहुत सारे बातें बोली, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? कांग्रेस को खास तौर से निशाना अब देखिए, जीतने के बाद तो विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स, डिफीट हैज़ नन, जो कहावत है, अब कुछ भी बोले जाएं। अब जाहिर है, तो अब ये ईवीएम को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना। वही ईवीएम से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। अब बोलते हैं, मगर ये मेरा ओपिनियन ये है कि ये स्टेट बीजेपी को हारना चाहिए था। बहुत से फैक्टर्स थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे। तो अगर आप यहाँ पर भी अगर नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को तो ये बड़ी तकलीफ दे बात। सर, जो 5 एमएलए नॉमिनेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस पर हम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कोर्ट जाएंगे, राहुल गांधी मोवेश वैसी ही बातें कर रहे हैं। आपका क्या राय है? नहीं, एक्ट देखिए, एक्ट में तो है वो हमने 370 को अपोज किया। उसूलन अखलाकन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि जो भी सीएम होगा उसके ओपिनियन से, उनकी रजामंदी से आप अपॉइंटमेंट करिए। मगर एक अजीब व गरीब किस्म का एक्ट पास किया गया 370 का, जिसमें आपको एक मिसाल देता हूँ। कैबिनेट की मीटिंग होगी, उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग होगी, तो एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा उसमें और वो बताएगा एलजी को कि इसको कबूल करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के मिनिस्टर को दिल्ली जाने का है, दिल्ली जाने का भी है, तो उसको एलजी से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर सकता सीएम वहाँ का। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि कश्मीर के अवाम में जो गुस्सा था 370 को अबॉलिशन का, उन्होंने अपना गुस्से का इज़हार कर दिया। और फिर दूसरा ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो बोलते थे कश्मीर के बारे में, इलेक्शन तो हुआ, साफ़ सुथरा हुआ, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तीसरी बात यह है कि जम्मू में आप देखिए कि 29 सीट बीजेपी जीत गई, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी एक ही सीट जीती। ये चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। कश्मीर छोड़ दी, वैली, अच्छा कश्मीर में तो बीजेपी ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि पहाड़ी गुज्जर, वो सब ज़ीरो हो गया, पहाड़ी गुज्जर मिलकर बीजेपी को हरा दिए। मगर जम्मू में 29 असेंबली सीट्स पर बीजेपी जीत जाती है और एक सीट पे कांग्रेस जीतती है। तो ये चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये तो ठीक नहीं है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। भाई वैली में एक रिजल्ट आ रहा है, जम्मू में बड़ी पार्टी बीजेपी बन जाती है। तो मतलब जो ये 5 एमएलए नॉमिनेट नहीं, इस आप सही मानते हैं? नहीं, मैं तो पूरे एक्ट को ही गलत मानता हूँ। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में उसका वो खुलकर हमने उसका अपोज किया था कि क्या सीएम होगा उमर अब्दुल्ला, बताइए भाई। उसकी कैबिनेट में एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और वो बैठकर रिपोर्ट करेगा कि जो डिसीजन एक्सेप्ट करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला अपनी मंत्रियों को लेकर दिल्ली आना चाह रहे तो प्लेन में बैठ के ऐसा नहीं आ सकते, उनको एलजी से परमिशन लेके आना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, तो पूरा पावर तो एलजी के पास ही है। अब देखिए, ये तो बड़ी यानी गलत बात है ना। ये तो इलेक्टेड जनता वोट डाल रही है और पूरे इख्तियार एलजी को दे रहे हैं आप। ये तो देखा आप लोगों ने कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब कितने गुस्से में ये बयान दे रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि मैं बीजेपी का एजेंट हूं और मेरे खिलाफ अब्द शब्द बातें करते हैं कि बीजेपी मेरी वजह से जीतती है, तो क्या मैं हरियाणा में शामिल था? अरे जिसे जीतना है वो तो जीतेगा, लेकिन किसी पे इल्ज़ाम लाना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बहरहाल आज की अपडेट यही थी। तो आपका ओवैसी साहब के इस बयान के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।